नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जायसवाल है। मैं आप सभी का आयुर संगम विद्यापीठ में स्वागत करती हूँ। मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स कवर अप कराऊंगी। सब्जेक्ट्स कवर अप कराने के पहले हम सभी सबसे पहले हमारे आचार्यों का वंदन करते हैं, धन्वंतरी जी का वंदन करते हैं एंड मैं डॉक्टर भारद्वाज सर को भी बहुत बहुत थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमें अनुमति दी कि हम उनके सब्जेक्ट्स के नोट्स का बेस बनाकर हम उसे आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर शल्य। क्या पढ़ेंगे अपन? शल्य। ठीक है, शल्य मतलब क्या होता है? सर्जरी, है ना। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि क्या होता है शल्य। शल्य का मतलब होता है सर्जरी। तो पहले बताया गया है कि सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान का प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय है। ये बताया गया है कि सुश्रुत सूत्र स्थान, मेरी बात सुनिएगा, सुश्रुत सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? वेदोत्पत्ति अध्याय। ठीक है, इसी में बताया गया है कि किस तरीके से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे ही चरक में भी प्रथम अध्याय कौन सा है? दीर्घन जीविती अध्याय है और उसमें भी आयुर्वेद की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो हमें याद रखना है कि भाई सुश्रुत संहिता का प्रथम सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय कौन सा है? वेदोत्पत्ति अध्याय, जिसमें सारा कुछ आपको वेद की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। आठों जो हमारे सुश्रुत में जो भी अंग बताए हैं आठों आयुर्वेद के, उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर आता है सुश्रुत संहिता एवं हारित संहिता में शल्य तंत्र प्रथम स्थान पर है। क्या बताया गया है? सुश्रुत संहिता में एवं हारित संहिता में शल्य तंत्र क्या है? प्रथम स्थान पर है। तो सुश्रुत संहिता का आपको याद कि प्रथम स्थान पे है, हारित संहिता में भी प्रथम स्थान में बोला गया है। तो ये हो सकता है आप भूल जाएं, तो आपको याद रखना है सुहाना शल्य, है ना। क्या याद रख लोगे? सुहाना शल्य। तो इससे आपको याद रहेगा, सु से हो जाएगा सुश्रुत और हा से हो जाएगा हारित संहिता। जब बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं और बहुत सारा डेटा जब हम अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें ये भी याद नहीं रहेगा कि हारित था कि भेल था। तो जब हम ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखते हैं तो हमें एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है। तो क्या है? सुश्रुत एंड हारित। तो इस तरीके से बताया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, बताया गया है सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का प्रयोजन। क्या बताया गया है? आयुर्वेद का प्रयोजन। तो बताया गया है व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणम च। और कहा बताया गया? सुश्रुत प्रथम अध्याय में, है ना। ये बताया गया है अपन को, एक बार फिर से बताती हूँ आपको। व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थस्य रक्षण च। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्याधि उपसृष्ट। व्याधि उपसृष्ट का मतलब होता है व्याधि से इन्फेक्टेड। उपसृष्ट का मतलब क्या होता है? इन्फेक्टेड। जो व्यक्ति व्याधि से इन्फेक्टेड है उसकी व्याधि का परिमोक्ष अर्थात व्याधि से मोक्ष दिलाना। तो अपन को क्या पता चला कि जो व्यक्ति व्याधि से इन्फेक्टेड है उसको हमें व्याधि से क्या कराना है? परिमोक्ष, फ्री कराना है। ये क्या है? प्रथम प्रयोजन। इसके बाद क्या है? दूसरा है स्वस्थस्य रक्षण, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो ये दो प्रयोजन बताए गए हैं। ऐसी चरक ने भी बताया है, पर उन्होंने इसका क्या सीरीज अलग कर दी है ना। उन्होंने सीरीज अलग कर दी है। स्वस्थस्य रक्षणम चातुरस्य विकार प्रशमनम च, इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो अपन को ये सीरीज ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे शल्य चिकित्सक के गुण। क्या आते हैं? शल्य चिकित्सक के गुण। तो शल्य चिकित्सक के 6 गुण बताए गए हैं। तो सा से शल्य, सा से 6 गुण बताए गए हैं शल्य चिकित्सक के। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है शौर्यम, अभी याद कराऊंगी आपको। आशुक्रिया, सश्त तैक्षणीय, आश्वेद वेपथु, आश्वेद अवेपथु, असमोहश वैदस्य शस्त्र कर्मणि शस्यते।
क्या बताया गया है कि शल्य चिकित्सक क्या होगा? शा से शल्य, शा से शिक्ष, सा से शौर्य। तो श्लोक स्टार्ट होगा श से, दैट इज शौर्यम। अब जो भी सर्जन होगा उसे क्या शूरवीर टाइप होना चाहिए, है ना, उसे डरना नहीं चाहिए कि भाई पेशेंट देख को डर गया, तो उसे शौर्यवान होना चाहिए। दूसरा क्या है? आशुक्रिया, मतलब फटाफट क्रिया करते आना चाहिए, ऐसे नहीं लेजी लेजी, है ना। तो यहाँ पर भी आपको शू मिल रहा है। जब आप श्लोक देखोगे तो नेक्स्ट क्या आपको मिल रहा है? शू। ये वैसे आशु क्रिया, पर अपन याद करने के लिए याद रखनी है कि यहाँ पर भी हमें सा शीति का मिल रहा है। तो शौर्य, आशु क्रिया, ठीक है, फटाफट काम करना है सर्जन को। फिर क्या है? शस्त्र तीक्ष्ण, यहाँ पर भी सा शीति का आ गया। शस्त्र तीक्ष्ण मतलब जो भी हमारे पास शस्त्र है उसकी हमारे पास तीक्ष्णता होनी चाहिए, मतलब शार्प शस्त्र होने चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर बताया गया अश्वेद। अब सर्जन को पसीना नहीं आना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। पसीने आने का मतलब ये है कि भाई वो पेशेंट को देख के घबरा गया, ब्लड को देख के घबरा गया, तो ये कंडीशन उसमें नहीं होना चाहिए। अश्वेद होना चाहिए। और क्या है? अवेपथु। अवेपथु का मतलब है कंप नहीं होना चाहिए, है ना। आप देख के ही, डेड बॉडी देख के ही डर गया, पेशेंट की ब्लड देख के डर गया, तो ये कंडीशंस सर्जन में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए बोला गया है अवेपथु। फिर बोला गया असम्मोहश्च। असम्मोहश का मतलब है कि मूर्छित ना हो जाए, मोह ना हो जाए, है ना। बहुत लोग ब्लड को या ट्रॉमेटिक कंडीशंस को देख के क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो सर्जन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? असम्मोहश, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सर्जन्स को। तो वही बताया गया है, शौर्यम आशुक्रिया, है ना, शौर्यम आशुक्रिया, शस्त्र तीक्ष्ण, अश्वेद, अवेपथु और असम्मोहश। और आप देखोगे सारे में ही सा आ रहा है, बस ये वेपतु को आपको थोड़ा याद रख लेना है कि अश्वेद अवेपतु साथ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से बताया गया है, और ये बताया गया है शुश्रुत सूत्र 5वें अध्याय में, जिसका नाम है अग्र उपहरणीय अध्याय। तो ये अपन को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है त्रिविधम कर्म। जब हम चरक देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि वहां पंचकर्म का वर्णन है। पर जब हम चरक को सुश्रुत को देखते हैं तो सुश्रुत में त्रिविध कर्म बताए गए हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एवं पश्चात कर्म, है ना। शस्त्र कर्म के हिसाब से उन्होंने कर्म बताए हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में एक्चुअली क्या होगा? पूर्व कर्म में क्या होगा कि आपको पेशेंट को रेडी करना है सर्जरी के लिए, है ना। आपको श्रेष्ठ तिथि नक्षत्र में पेशेंट को अच्छे से नहा धुलाकर, भगवान की पूजा करके, ब्राह्मण की पूजा करके, फिर आपको पेशेंट को रेडी रखना है कि भाई आज तुम्हारी सर्जरी होनी है। तो ये सारा कुछ जो कार्यक्रम होगा वो आएगा पूर्व कर्म में। पूर्व कर्म में इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है हमारा? पूर्व कर्म में हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि पेशेंट को, अब आप सारा कुछ उसको रेडी तो कर दिए, लेकिन उसे थोड़ा भोजन कराना है, तो हमें कैसा भोजन कराना है पेशेंट को? लघु भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछा जा चुका है कि भाई पेशेंट को लघु भुक्तवंता, सर्जरी के पहले हमें पेशेंट को लघु भोजन कराना है, और पेशेंट को पूर्व अभिमुख लेटाना है ना। जब आप उसकी सर्जरी करोगे तो पूर्व अभिमुख लेटाना है आपको, और इसको आपको श्लोक में मिलता है प्रांगमुख। जब आप श्लोक देखोगे सुश्रुत में तो आपको मिलेगा प्रांगमुख शब्द आया, जिसका अर्थ होता है पूर्व अभिमुख, ठीक है। ये अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है पूर्व कर्म में। अब प्रधान कर्म में एक्चुअली क्या होगा? प्रधान कर्म में सर्जरी होगी, मेन सर्जरी। पश्चात कर्म में क्या होगा कि पेशेंट को आश्वासन दिया जाएगा कि भाई आपकी सर्जरी हो गई है, थोड़ा धूपन किया जाएगा, उसके जो भी व्रण होंगे उसका रक्षा की जाएगी, है ना। तो इस तरीके से बताया गया है। अब अपन देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट शस्त्र कर्म, ठीक है। तब तक आप ये ऊपर का रिवाइज कीजिए।
हाँ, अब अपन देखते हैं शस्त्रकर्म। बहुत इंपॉर्टेंट, सुश्रुत ने 8 शस्त्रकर्म माने हैं, इसको आपको घोट के पी लेना है ना, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि सुश्रुत ने अष्टविध शस्त्रकर्म बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विस्रावण एंड सीवन। ठीक है, जिन्होंने फाइनल ईयर में पढ़ा है उन्हें तो ये इजीली याद हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा है तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ। छ भीली, क्या करना है आपको? भीली, छबीली होती है ना, तो छ भीली वहन, बहन को आपको अपन वहन याद यहाँ रख लेते हैं, बहन, ऐशा, छबीली बहन ऐशा, ठीक है, आहार, विहार, सेवन करे। ठीक है, छ भीली बहन ऐशा आहार विहार सेवन करे। जिसको याद नहीं होता है अगर, तो वो ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर छ से हो जाएगा छेदन, भा से हो जाएगा भेदन, ला से हो जाएगा लेखन, वहन ये कि इसके वा से हो जाएगा वेधन। ईशा एक नाम की लड़की है, जैसे ईशा नाम होता है वैसे हम ईशा याद रख लेंगे, ईशा नहीं याद रखेंगे अपन, ईशा याद रख लेंगे। तो ईशा से हो जाएगा ऐषण, आहार से हो जाएगा आहरण, विहार के वी से हो जाएगा विस्त्रावण, सेवन से हो जाएगा सीवन, और करे याद करने के लिए हमने जोड़ लिया है। ठीक है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण एंड सीवन, है ना। ये जिन लोगों को याद नहीं होता है तो वो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जिनको अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बताया गया है चरक ने 6 बताए हैं। कितने बताए हैं शस्त्रकर्म? चरक ने 6 बताए हैं। अब चरक तो क्या हो जाते हैं, काय चिकित्सा वाले हो जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा शस्त्रकर्म का बताना नहीं है, तो उन्होंने सुश्रुत से 2 कम बताए हैं। तो उन्होंने क्या बताया है? सुश्रुतोक्त ऐषण व आहरण को यंत्र कर्म माना है। उन्होंने उन्होंने क्या किया है? ऐषण और आहरण को यंत्र कर्म मान लिया है। ठीक है, ऐषण और आहरण को यंत्र कर्म मान लिया है। और शस्त्र कर्म कितने माने हैं? 6 माने हैं, है ना। ये जो लाइन को है आप सेपरेट करके याद करना, ये कर हटा देना। ठीक है, इतना याद करना है आपको, कर हटा के। फिर शस्त्र कर्म उन्होंने 6 ही माने हैं। अब 6 शस्त्र कर्म उन्होंने कौन कौन से माने मैं आपको बता देती हूँ। पाटन, प्रक्षान, छेदन, लेखन, सीवन, और क्या है अपना? वेधन। वेधन को व्यधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यधन भी बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, व्यधन भी बोला जाता है। तो पाटन, प्रक्षान, छेदन, लेखन, सीवन और वेधन, उन्होंने ये बताए हैं, ये 6 बताए हैं। इन 6 की अपन ट्रिक कैसे याद रख लेंगे आपको बताती हूं मैं। इन 6 की ट्रिक हम याद रख लेंगे, यहां बता देती हूँ आप लोगों को। इनकी ट्रिक्स हम किस तरीके से याद रख लेंगे? पप्पू, ठीक है, पप्पू है। पप्पू छाले, छाले होते हैं ना अल्सर्स, छाले से व्याधित। ट्रिक्स बनाने का क्या कारण होता है कि भाई आप एग्जाम में भूल जाओगे, आप ये भूल जाओगे कि भाई प्रक्षान लिखा था, पाटन किसने बताया था,
चरक ने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, पाटन से स्टार्टिंग की थी, कि कितने बताए थे, सब आप भूल जाओगे। तो हमें ट्रिक्स याद करके चीजों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। तो अपन देखते हैं क्या बताया था कि प से हो जाएगा पाटन, दूसरे पा से हो जाएगा प्रक्षान, छा से हो जाएगा छेदन, ला से हो जाएगा ये जो ले है लेखन, सा से हो जाएगा सीवन, और व्याधित से हो जाएगा व्यधन अर्थात वेदन। फिर से बताती हूँ, ये हो जाएगा पाटन, ये हो जाएगा प्रक्षान, ये हो जाएगा छेदन, ये हो जाएगा लेखन, ये हो जाएगा सीवन, और ये हो जाएगा अपना वेधन। तो इस तरीके से हमें इसे याद रखना है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रब कर देती हूँ। संख्याएं पूछी जाती हैं आपसे, चरक की 6 है, आपको याद रखनी है, और सुश्रुत की 8 है। ठीक है, शस्त्र कर्म पूछा जा रहा है या कर्म पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है कि सुश्रुत ने कितने शस्त्र के कर्म बताए हैं, तो भाई त्रिविध कर्म अगर दिया है तो त्रिविध कर्म जाएगा। लेकिन शस्त्र कर्म पूछा जाता है तो अष्टविध शस्त्र कर्म अगर ऑप्शन में है तो अष्टविध शस्त्र कर्म लगाना है। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार आंसर हमारा चेंज होगा, है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वाग्भट ने क्या बताया। यहाँ पर वाग्भट से मतलब है अष्टांग हृदय करने क्या बताया। तो अष्टांग हृदय करने बताए हैं 13, कितने बताए 13 बताए हैं उन्होंने। और अष्टांग संग्रह ने कितना बताया है, अष्टांग संग्रह ने बताया है 12, है ना। संग्रह वाले जो है बड़े हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कर्म बताया, कम बताया है उन्होंने। अष्टांग हृदय के रिस्पेक्ट में उन्होंने एक कम बताया, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो क्या बताया है अष्टांग हृदय कर के लिए, शस्त्र कर्म कितने बताए, सुश्रुतोक्त 8, जो भी अपन ने छेदन भेदन लेखन वेदन ऐशन आहरण विस्रावन और सीवन पढ़ा, उसके अलावा और कौन से आ जाएंगे, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। क्या हो गया, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन, है ना। ये भी हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो क्या है ट्रिक, अपन याद रख लेते हैं, यूके में डीजी, है ना। अब मुझे डीजी पढ़ना था, मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने यूके में डीजी पढ़ने चला गया, ठीक है, या चली गई। तो अपन इसको ऐसे याद रख लेंगे, यू से हो जाएगा उत्पाटन, का से हो जाएगा अपना कुट्टन, मा से हो जाएगा मंथन, दा से हो जाएगा दहन, और जी से हो जाएगा अपना ग्रहण। एक बार फिर बताती हूँ, यू से हो जाएगा उत्पाटन, का से हो जाएगा अपना कुट्टन, मा से हो जाएगा हमारा मंथन, दा से हो जाएगा दहन, और जी से हो जाएगा हमारा ग्रहण। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अब अपन को एक चीज याद और रखनी है कि ये जो दहन है, ये दहन जो है, ये अष्टांग संग्रह करने नहीं बताया है। किसने बताया है, अष्टांग हृदय करने बताया है। तो इसको हम कैसे याद रख लेंगे, इसको हम याद रख लेंगे दिल जले से। कैसे याद रख लेंगे, दिल जले। तो दिल जले में दिल को क्या हम समझ लेंगे, हृदय, और जले को हम समझ लेंगे दहन, है ना। दिल जले, अब दिल ही तो जलेगा, है ना। तो अष्टांग हृदय करने दहन बताया, अष्टांग संग्रह करने दहन नहीं बताया है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं भेदन का प्रमाण। ठीक है, भेदन का प्रमाण मतलब है कि भाई आपको कितना इंसाइट्स करना है ना। ये आपको जो भी छेदन भेदन है, जो भी प्रक्रियाएं 8 है, मैं उनका आपको मॉडर्न वाला भी बताऊंगी अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो, कि उनको क्या बोला जाता है और उसमें एक्चुअली किया क्या जाता है। तो भेदन का प्रमाण बताया गया है, मतलब चीरा कितना लगाना है अपन को। तो बताया गया है, शस्त्र कर्म को रोमों की अनुकूल दिशा में चलाते हैं। ये इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, शस्त्र कर्म रोमों की अनुकूल दिशा में चलाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि शस्त्र कर्म हमेशा कैसे चलाना चाहिए, रोमों की अनुकूल दिशा में चलाना चाहिए, है ना। आप अपने खुद रोम देखिए, आप कट लगाओगे तो उनकी दिशा में लगाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाओगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपना, कि शस्त्र कर्म हमेशा रोमों की अनुकूल दिशा में करना चाहिए। और यहाँ पर एक और अपना पॉइंट यहाँ पर उठ जाता है कि लेप जो है वो लोमों की,
रोम बोलो या लोम बोलो, सेम चीज है। लोमों की प्रतिकूल दिशा में चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट, प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट दिशा में। जब भी अपन लेप लगाते तो ऊपर की तरफ लगाते हैं, है ना। रोए अपने नीचे की तरफ है पर अपन ऊपर की तरफ लगाते हैं, है ना, ऊपर की तरफ ऐसे लगाते हैं। तो रोमों की प्रतिकूल दिशा में हम लेप लगाएंगे, जबकि अनुलोम दिशा में हम शस्त्रकर्म करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी बात हो जाती है। फिर इसके बाद हमारा आता है 2 या 3 अंगुल लंबा व्रण करें। तो ये एक अलग सेंटेंस है, इसको आप अलग कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, 2 या 3 अंगुल लंबा व्रण करें, ये किसमें करने के लिए बोला गया है? ये बोला गया है पाक युक्त महत्व वर्ण में। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। पाक युक्त महत्व वर्ण में आपको क्या करना है? पाकयुक्त महत्व व्रण में आपको 2 या 3 अंगुल लंबा व्रण लगाना है। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भेदन हमेशा हमें क्या करना है? शस्त्र हमेशा अनुलोम दिशा में हमें चलाना है, और एक बार ही इंसाइज करना है। ऐसे नहीं कि आप बार बार लगे पड़े हो, नहीं, एक बार इंसाइज करना है, निकाल देना है, फिर जो भी आपको सर्जरी करनी है परफॉर्म करनी है। और क्या करना है, अगर आपके पास पाक युक्त महत्व वर्ण है ना, बड़ा व्रण है, तो उसमें आपको 2 या 3 अंगुल लंबा व्रण लगाना है। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे प्रशस्त व्रण। प्रशस्त व्रण की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो वो हम देखते हैं। प्रशस्त वर्ण के लिए बताया गया है, व्रण के लिए बताया गया है कि ये आयतश्च, पढ़ लेते हैं पहले, विशालश्च, सुविभक्तो, निराश्रया, प्राप्त काल कृतः चापी, वृणा कर्मणि शस्यते, शुश्रुषुत। 5वें अध्याय अक्र उपरणीय अध्याय में ये बताया गया है। तो बताया गया है कि जो प्रशस्त वर्ण होगा वो कैसा होगा? आयात। आयात मतलब दीर्घ, बड़ा सा होगा, ठीक है, बड़ा सा होगा। फिर क्या है? विशालश्च, फैला होगा, विस्तृत होगा, है ना। आयत और विशालस एक जैसे ही साउंड कर रहे हैं आपको, तो आपको याद रखना है कि आयत मतलब है दीर्घ है, विशाल मतलब विस्तृत फैला हुआ है। सुविभक्तो, सुविभक्तो मतलब कि अलग अलग कटा हो, ऐसे नहीं कि मतलब एक जगह ही आपने ढेर सारे व्रण बना दिए हो। और सुविभक्तों का मतलब एक और बात है कि भाई आपको इंसाइज कितना करना है? त्वचा के लेवल पे, है ना। तो आप पता चला मांस भी कट कर दिए और नीचे हड्डी तक पूरा कट गया, ये नहीं करना है। सुविभक्तों का मतलब है कि आपको इतना अच्छा इंसाइज करना है कि भाई अगर मैंने सोचा कि भाई सुपरफिशियल लेयर को मेरे को इंसाइज करना है, तो सिर्फ उतने को ही मैंने इंसाइज किया, तो ये क्या कहलाएगा? सुविभक्तों। ये क्या कहलाएगा? सुविभक्तों की भाई इंसाइज उतना ही किया जितना जरूरी है। फिर उसके बाद है निराश्रय। निराश्रय का मतलब है कि उस व्रण में, उस प्रशस्त व्रण में किसी भी प्रकार का पूय नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्रण में पूय है तो वो प्रशस्त व्रण नहीं कहलाएगा। निराश्रय का मतलब हुआ कि उसमें किसी का भी आश्रय ना हो, है ना, उसमें किसी का भी आश्रय ना हो, पूय का आश्रय ना हो, किसी भी चीज का आश्रय ना हो, तो ये बताया गया है। फिर बोला गया है प्राप्त काल कृतः च अपि। प्राप्त काल कृत मतलब कि उसके योग्य टाइम में हमें क्या कर लेना है? योग्य टाइम में ही हमें उसकी क्या करनी है? चिकित्सा करनी है। प्राप्त कालकृत का मतलब है कि भाई हमें योग्य समय में ही उसकी क्या करनी है? चिकित्सा करनी है। एक मिनट, हाँ, योग्य काल में चिकित्सा का मतलब क्या है? कि भाई आम में है, जब वो पक्व अवस्था में आ जाए तब हमें उसकी चिकित्सा करनी है। आम की अगर आप चिकित्सा करोगे, आम व्रण की अगर चिकित्सा करोगे तो छत हो जाएगा। तो आम व्रण को आप पहले योग्य काल बीत जाए, वो अपने पक्व अवस्था में आ जाए, फिर आप उसकी चिकित्सा करें, तो ये कहलाता है प्राप्त कालकृत, है ना। योग्य समय बीतने के बाद या योग्य टाइम पर हम उस व्रण की चिकित्सा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्राप्त कालकृत। व्रणा कर्मणि शस्यते। ऐसे ही जो हमारे व्रण को है प्रशस्त व्रण माना जाता है ना। अब क्या होता है
कि बहुत सारे श्लोक आ जाते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रशस्त वर्ण का आ जाएगा, रोहित वर्ण का आ जाएगा, फिर अलग अलग वर्ण हैं, हम आगे पढ़ेंगे तो हम भूल जाते हैं कि प्रशस्त वर्ण के लिए क्या बोला गया था या श्रेष्ठ वर्ण के लिए क्या बोला गया था। प्रशस्त बोलो या श्रेष्ठ बोलो। तो इसका श्लोक स्टार्ट होगा आय से। कहां से स्टार्ट होगा? आय से स्टार्ट होगा। तो आय तो यार सबके लिए श्रेष्ठ होती है, प्रशस्त होती है। तो जब आयतश्च विशालश करके श्लोक आएगा तो वो श्रेष्ठ वर्ण के लिए बोला गया, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसको एक बार थोड़ा सा अपन रिवाइज करेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आ गया ये छेदन। छेदन मतलब होता है एक्सीजन। एक्सीजन का मतलब होता है काट कर निकाल देना, है ना। छेदन का मतलब क्या है? जैसे अर्श अगर किसी का हुआ, पायल्स हुआ, तो हमने उसको कट करके निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीजन। तो छेदन हमें हम देख रहे हैं तो बताया गया है, तिर्यक छेदन या भेदन भी कह सकते हैं, क्योंकि हर बार हम काट के नहीं निकाल रहे हैं। तो तिर्यक छेदन या भेदन, भेदन का मतलब होता है चीरा लगाना। कहाँ कहाँ पर किया जाता है? भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण। अरे बाप रे, इतने सारे 10 दे दिए हैं। और इसको अभी अपन लोग बहुत इजीली याद कर लेंगे। कैसे? आपको बस इतना एरिया याद रखना है। कितना एरिया याद रखना है? इतना। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देख लो भ्रू। ठीक है, तिर्यक छेदन इतने एरिया में होगा। सबसे पहले आ जाएगा भ्रू, फिर ये आ जाएगा शंख, ये कनपटी वाला जो पूरा रीजन आता है, शंख, भ्रू, शंख, ललाट, क्या आ जाएगा? अपना ललाट। फिर क्या है? अक्षिपुट, है ना। जब आप इसकी हिंदी पढ़ते हो तो वर्त में दिया हुआ है, क्या दिया है? अक्षी वर्त में दिया है, तो ये आ गया अपना अक्षिपुट। फिर क्या है? ओष्ठ, ये आ गया ओष्ठ। दंत वेष्ट, दंत वेष्ट का मतलब है दंत के मसूड़े। तो अपन का ये जो 7 है ये यही कंप्लीट हो गए, है ना। भ्रू, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ और दंतवेष्ट। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अपन को 7 याद हो गए। फिर इसके बाद क्या है? कक्षा, कुक्षी, वंक्षण। अब इसमें कॉमन क्या आ जाता है? छ, छ और छ, ये 3 आप याद रख सकते हो। कक्षा, कुक्षी, वंक्षण 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। कक्षा, कुक्षी, वंक्षण। कक्षा मतलब हो जाता है एक्सिलरी रीजन, कुक्षी मतलब हो जाता है अपना उदर, और वंक्षण हो जाता है उरु संधि वाला रीजन, दैट इज हिप जॉइंट वाला जो पूरा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा वंक्षण। तो इस तरीके से हमने ये याद रख लिया तिर्यक छेदन का। और ध्यान रखना है कि तिर्यक छेदन में इतने सारे बोले गए हैं, है ना। आप ये मत कर देना कि चंद्रमंडल में ये 10 बोले गए थे। किसमें बोले गए हैं? तिर्यक में बोले गए हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है चंद्रमंडल छेदन। चंद्रमंडल छेदन आपको किसमें करना है? हस्त व पाद में करना है। आप लोगों को याद होगा बचपन में, हस्तपाद का मतलब होता है पाणीपाद। आप लोगों को याद होगा बचपन में क्या करते थे? अपन लोगों की मम्मी जब भी मेहंदी लगाती थी तो हम लोग चले जाते थे कि मम्मी मेहंदी लगा दो हमें भी। छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो मम्मी लोग क्या करती थी? ऐसे, ये अपना हाथ मान लो, है ना, उसमें ऐसे ठिप्पे बना देती थी। याद होगा आप लोगों को, है ना, ऐसे टाइप के गोल ठिप्पे बना दी थी। अब डिजाइन थोड़ा बनाएंगी बच्चे के हाथ में, है ना। तो ऐसे ठिप्पे बना दी थी गोलाकार। तो हम याद रख सकते हैं इससे कि भाई पाणिपाद में हमें क्या करना है? चंद्रमंडल छेदन करना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को ये लगेगा कि बहुत इजी है, जब एग्जाम में आएगा कि चंद्रमंडल छेदन किस में करते थे तो कुछ को याद आने लगेगा कि गुदा में करते थे या भ्रू में करते थे। तो जब ये ट्रिक्स हमें याद रहेगी तो हम भूलेंगे ही नहीं कभी। तो इसलिए इसको इस तरीके से हम याद रख लेंगे। फिर इसके बाद आता है अर्ध चंद्राकृति छेदन या भेदन, हमें किसने करना है? गुदा व उपस्थ में। जब आप श्लोक देखोगे तो उपस्थ को मेड्र बोला गया है, हिंदी में भी मेड्र है, यहाँ उपस्थ लिखा हुआ है। मेड्र आपको याद रखना है। ठीक है, तो गुदा और मेट्र में अर्ध चंद्र आकृति छेदन करना है। तो जब भी हमें आधा चांद दिखता है तो बच्चों को क्या बोला जाता है? कि भाई चांद गुम गया, छुप गया या गुम गया।
तो गुम गया जब हम याद रखेंगे, आधा चांद के रिस्पेक्ट में हम जब याद रखेंगे, तो गुम से हो जाएगा हमारा गुदा और माँ से हो जाएगा हमारा मेड। क्या हो जाएगा? मेड। तो अर्धचंद्राकृति किसमें होगी? गुम में, गुदा और मेड में। फिर हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ना, आगे अपन बढ़ते हैं। बिना भोजन करवाए शस्त्र कर्म योग्य रोगी कौन कौन से हैं? मूढ़ गर्भ, उदर रोग, अर्श, अश्मरी, भगंदर व मुख रोग। ठीक है, मूढ़ गर्भ, उदर रोग, अर्श, अश्मरी, भगंदर और मुख रोग, है ना। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन को याद रखना है। पहले तो हमने देखा कि भाई अगर सर्जरी करनी है पेशेंट की तो हमें उसे लघु भोजन कराना है। अब कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हमें थोड़ा मतलब भोजन कराना है ना, भोजन कराना है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन आ गई है, तो इसको हम याद रख लेंगे। मैम और बुआ से। अब बुआ और मैम तो आप लोग याद ही रख सकते हो, है ना, बुआ और मैम से। तो यहाँ पर माँ हो जाएगा मूढ़ गर्भ, आ हो जाएगा अर्श, दूसरा माँ हो जाएगा मुख रोग, बा से हो जाएगा भगंदर, यू से हो जाएगा उदर रोग और आ से हो जाएगा हमारा अश्मरी। मैम बुआ, है ना। ये ट्रिक बना के ही याद रखना क्योंकि आप भूल जाओगे। अब इसमें आप लोग भूलोगे क्या कि भाई माँ से कहीं मूत्र किच्छ तो नहीं था, है ना। इतने सारे जब याद रख लोगे तो आपको लगेगा कि कोई लोअर एब्डोमेन की ही बीमारी थी। तो आप लोग को याद रखना है कि जो 5 डिजीजेस बताई गई हैं वो एब्डोमिनल या लोअर एब्डोमिनल की डिजीजेस हैं। एक हमें मुख रोग बताया गया है ना, एक हमें मुख रोग बताया गया है। ठीक है, बिना भोजन कराए शस्त्र कर्म योग्य रोगी बताए गए हैं। ठीक है, ये अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसको एक बार अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बस पढ़ते जाओगे सब भूलते जाओगे। बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले देखा शल्य तंत्र, दैट इज सर्जरी। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय क्या है? वेदोत्पत्ति अध्याय। वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय क्या है सुश्रुत संहिता का, या ये आ सकता है कि भाई वेदोत्पत्ति कहाँ का अध्याय है, किस संहिता का अध्याय है। तो अपन को याद रखना है कि सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का है। फिर सुश्रुत संहिता एवं हार्य संहिता में शल्य तंत्र प्रथम स्थान में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है, व्याधि से उपशिष्ट व्यक्ति की व्याधि को ठीक करना और स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करना। इंपॉर्टेंट क्या है? ये प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय का 22वां श्लोक है। फिर शल्य चिकित्सक के हमने 6 गुण देखे कि भाई वो शूरता वाला होगा, शौर्य होगा, आशु क्रिया होगी, उसमें शस्त्र की तीक्ष्णता होगी, मतलब उसके पास जो भी शस्त्र होंगे तीक्ष्ण होंगे। उसके बाद क्या है? अश्वेत होगा, उसे अव्यपतु होगा, असमोहश होगा, ये सारे लक्षण हैं। फिर त्रिविधम कर्म बताए गए हैं सुश्रुत में, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में हमारा इंपॉर्टेंट है कि भाई श्रेष्ठ तिथि नक्षत्र में ब्राह्मणों की पूजा करके पेशेंट को पूरा तैयार करके, है ना, अपन को पेशेंट को लघु भोजन करा के पूर्व अभिमुख दैट इज प्रांग मुख बैठाकर हमें शस्त्र कर्म करना है। प्रधान कर्म में पूरा शस्त्र कर्म होगा, पश्चात कर्म में उसे आश्वासन देना है ना, शीतल जल से अवशेषण करना है। बहुत सारी प्रक्रिया लिखी हुई है, वो आपको जब सुश्रुत पढ़ाई जाएगी सूत्र स्थान तब पूरे अच्छे से कवर अप कराई जाएगी। फिर हम शस्त्र कर्म देखते हैं कि 8 शस्त्र कर्म बताए गए हैं। 8 शस्त्र कर्म हमें बताए गए हैं सुश्रुत के छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, आहरण और विस्त्रावण। ठीक है, और सीवन बताए गए हैं। तो इसको हमने छबीली छबीली बहन ऐशा आहार विहार सेवन करे, इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया है। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हटा दूं मैं। चलिए शायद हटेगा नहीं, अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। फिर इसके बाद चरक के हमने 6 देखे। चरक के हमने ये देखे कि भाई उन्होंने एशन और आहरण यंत्र कर्म में डाल दिए हैं। उसके अलावा 6 उन्होंने बताया है पप्पू छाले से व्याधित, पप्पू छाले से व्याधित। तो पा से हो जाएगा पाटन, दूसरे पू से हो जाएगा अपना प्रक्षाल, ठाले का छ से हो जाएगा छेदन, ले से हो जाएगा लेखन, से हो जाएगा सीवन और व्याधित से हो जाएगा अपना व्यधन। फिर वाग्भट ने क्या किया है? 8 सुश्रुतोक्त तो बता दिया है, बाकी बता दिया है यूके में डीजी करे तो उत्पाटन, कुट्टन, मंथन,
दहन और जी से ग्रहण। और दिल जले से हमने याद रखा कि दहन वाग्भट अर्थात अष्टांग हृदय करने बताया है, जबकि अष्टांग संग्रह करने नहीं बताया है। इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। फिर भेदन का प्रमाण बताया गया है कि भाई शस्त्र कर्म में रोमों की अनुकूल, है ना, लोमों की अनुकूल दिशा में हमें शस्त्र कर्म करना चाहिए, जबकि हमें लेप लगाना चाहिए तो लेप प्रतिकूल दिशा में लगाना चाहिए। फिर हमने पढ़ा 2 या 3 अंगुल का हमें छेदन करना चाहिए पाक युक्त महत व्रण में, है ना, पाक युक्त महत व्रण में 2 या 3 अंगुल का हमें छेदन करना है। फिर प्रशस्त वर्ण में हमने देखा आयता विशाला सुविभक्तो निराश्रया प्राप्त कालकृत व्रणा, प्राप्त कालकृत व्रणा कर्मणि शस्यते। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर आता है तिर्यक छेदन, मैंने आपको इतने पूरे रीजन से बता दिया, ये पूरा आपका जो रीजन है इसमें आ जाएंगे 7। फिर उसके बाद कक्षक उच्छिबंछन, फिर उसके बाद आता है चंद्रमंडल छेदन, मैंने आपको मेहंदी से बता दिया है ना, कि गोल गोल जो हमारे ठिप्पे लगा देती थी माता लोग, तो हस्तपाद में। फिर उसमें अर्ध चांद चंद्राकृति, तो चांद क्या हो गया, आधा गुम हो गया, गुम हो गया तो गुदा और मेढ। फिर है बिना भोजन करवाए हमें शस्त्र कर्म किसमें करना है, तो मैम और बुआ से आपको मैंने याद करा दिया। तो इतना मेरे हिसाब से आपको रिकॉर्ड